नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि अपनी आपदा प्रबंधन की 2 क्लास आ चुकी है और आज अपने लेकर आ रहे हैं आपदा प्रबंधन की तीसरी क्लास। आपको पता है कि जेल प्रेरी का एग्जाम नजदीक है, तो अपनी आपदा प्रबंधन की जो क्लासें मैं लगाई है, अभी 2 क्लाई है, आज तीसरी क्लास है, तो इसी में से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भविष्य एजुकेशन पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। आप सीधा ही भविष्य एजुकेशन सर्च करके भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है या ऑल इंडिया संबंधित जो भी न्यूज है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े भी, क्योंकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई भी बातें पूछनी है तो आप एडमिन या ओनर को मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, आपके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। अब अपने स्टार्ट करने जाने हैं आपदा प्रबंधन के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में उठने की संभावना है। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि जितना भी चीज मैं करवाऊंगा वो साथ के साथ अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो नोट कर लें। शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जो आपको लिखाई और डायरेक्ट टू डायरेक्ट उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बड़े बात करें तो अपना राजस्थान सॉरी आपदा प्रबंधन का पहला क्वेश्चन है कि किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य होती है। तो भूस्खलन की घटना आपको सामान्य, आपको पता है कि सबसे ज्यादा भारत में जो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में तो एक बार बहुत बड़ी भूस्खलन की घटना हुई थी और 2000 लगभग 4 में ये घटना हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना क्या है, सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। अगर आपसे भूकंप की तीव्रता के बारे में पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो आपको क्या करना है, रिक्टर स्केल करना। क्या करना है, रिक्टर स्केल। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप भूकंप मापा किसे जाता है, तो भूकंप याद रखना, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो ये याद रखना कि भूकंप मापी यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ। कौन सा है, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ है, ये याद रखना। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ है। वापिस से लिख देता हूं क्योंकि व्हाइट कलर अच्छा दिखता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो भूकंप मापी यंत्र याद रखना सिस्मोग्राफ है। क्या है, सिस्मोग्राफ। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफी कहते हैं और सिस्मोग्राफी इसका क्या है, भूकंप मापी यंत्र। अब आपसे पूछा जाए कि भारत भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल। देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो सीएफ रिक्टर थे। कौन थे, सीएफ रिक्टर थे। इन्होंने अपने नाम पर क्या है, रिक्टर स्केल पैमाना दिया। अब रिक्टर स्केल पैमाने में जो अंक होते हैं वो कितना होता है, 0 से 10 तक इस पर क्या होते हैं, अंक होते हैं। इस पैमाने का जो संख्या होती है वो 0 से 10 होती है। अब याद रखना कि 3 से कम है, 3 से कम आपके भूकंप रिक्टर स्केल है तो वो क्या है कि नुकसानदायक नहीं है। अभी नुकसानदायक नहीं है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर रिक्टर स्केल किसी भूकंप का 3 से 5 है तो पुराने भवनों में दरार आ जाएगी, पुराने भवनों में दरारें आ जाएगी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे आपके भूकंप का जो रिक्टर स्केल है वो 3 से 5 है तो सड़कों में दरार आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सड़कों में दरार आ जाएगी। अगर आपका भूकंप 7.5 से अधिक है, 7 से अधिक है तो क्या है, भयंकर तबाही है। बड़े बड़े मकान गिरने लग जाते हैं। और आपको पता है कि अभी अभी थाईलैंड में एक बड़ा भूकंप आया था, 7.5 उसकी रिएक्टर स्केल थी, तो वहां पर भयंकर तबाही मचा कर गया है वो भूकंप। तो ये रिक्टर स्केल याद रखना कि इतने से पूछना जाए तो इसमें रिक्टर स्केल का पैमाना याद रखना। एक याद रखना कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक माइकल पैमाना होता है, मेरेकली पैमाना और होता है। कौन सा होता है, मेरेकली पैमाना। एक पैमाना और होता है जिसका नाम क्या होता है, मेरेकली पैमाना। और मेरेकली पैमाने में जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से 12 होते हैं। कितने होते हैं, 0 से 12 होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अगर रिक्टर स्केल ऑप्शन में नहीं है तो मेरेकली पैमाना ऑप्शन में आएगा, ये जरूर है। क्योंकि दूसरा जो
आपको भूकंप मापने की तीव्रता किससे मापी जाती है? मेरेकली पैमाने से मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास में जितनी भी बातें करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर किसी बच्चे की नहीं पढ़ी है तो क्लास को ढंग से देख लेना, 2 गुण में देखना, और जब भी एग्जाम है आपका 12 तारीख को एग्जाम है तो एक बार क्लास जरूर देख के जाए, चाहे पहली पारी में है चाहे दूसरी पारी में है, तो आपका एक भी क्वेश्चन, जो 2 या 3 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के आने हैं वो गलत है नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए में लिखा है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। दूसरा कथन है कि भारत पूर्वी घाट तट पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में पड़ता है। बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है जी, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या होगा कि ए और आर दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन है रहेगा भी। दोनों का आपस में कोई भी नहीं है, ये दोनों बता दिए भी भारत किस में स्थित है और चक्रवात सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित है क्षेत्र, दोनों का संबंध नहीं है लेकिन दोनों है सही। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है जो भूकंपीय तरंगों का प्रकार नहीं है? बताइए भी। भूकंपीय तरंगों का परिमाण जो प्रकार नहीं है, इसमें क्या ऑप्शन गलत दिए हुए, वी भी नहीं है और एफ भी नहीं है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 होती है पी एस एल। कौन कौन सी होती है? पी एस एल। पी तरंग को क्या याद रखना, क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। याद रखना कि ये ठोस, द्रव और तरल, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। दूसरा याद रखना कि एस तरंग को द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। क्या कहता है? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, और यह केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। ये कौन सी तरंग है? तो एल तरंग। कौन सी तरंग है? एल तरंग। ये सबसे भयंकर होती है, सबसे भयंकर होती है, और ये स्तही तरंग होती है। इनका नाम क्या होते हैं? स्तही तरंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्तही तरंगे कौन सी होती है, तो एल तरंग होती है। ये कौन सी तरंग होती है? स्तही तरंगे होती है, जो पृथ्वी की सतह पर रहती है, जो पृथ्वी की सतह पर रहती है, पृथ्वी की सतह पर रहती है। और सबसे जो भूकंप होते हैं पृथ्वी की सतह पर आते हैं वो एल तरंग के द्वारा ही आता है, पृथ्वी की सतह से होती है, और ये विनाशकारी तरंग होती है। क्या होती है? विनाशकारी। इनमें से कौन सी तरंग सबसे विनाशकारी तरंग होती है भूकंप की? तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताना है, अभी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है अभी। ओजोन दिवस आपको बता दूं कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखना कि आपदा न्यूनीकरण दिवस, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपदाओं से संबंधित है। आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ये 2 दिवस याद रखना, इनमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। आपदा न्यूनीकरण से संबंधित पूछा जाए तो 13 जो अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपदा न्यूनीकरण के लिए अवार्ड कौन सा दिया जाता है? सासाकावा अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? सासाकावा अवार्ड दिया जाता है, ये याद रखना। अब ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। 25 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी, मतलब लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी सारी लेयर पाई जाती है, उसे क्या होता है? ओजोन कहते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। याद रखना, ओजोन दिवस, ओजोन अपने सप्ताह मंडल में पाई जाती है और 20 से 30 किलोमीटर। और याद रखना कि ओजोन के लिए सबसे प्रभावित गैस कौन सी है? तो मेथेन गैस। कौन सी है? मेथेन, सॉरी, सीएफसी गैस है। कौन सी है? सीएफसी गैस सबसे ज्यादा क्या है ओजोन के लिए? ओजोन को नुकसानदायक गैस है। ओजोन की नुकसानदायक गैस कौन सी है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो अपनी एसी से निकलती है वो कौन सी गैस होती है? सीएफसी होती है, जिससे क्या है ओजोन को अक्षय, जो ओजोन का अपक्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है ओजोन को, वो सीएफसी क्या है, जो गैस है उसके कारण हो रहा है। नेक्स्ट याद रखना कि ओजोन परत के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ओजोन परत के लिए मेटेरियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल? मेटेरियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल 1989 में अपनाया गया। 1989 में क्या है, इसको बनाया गया था। याद रखना कि ओजोन पर क्या है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में छिद्र खोजा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश अंग्रेज वैज्ञानिकों के द्वारा क्या खोजा गया?
जो ओजोन में कहां पर छिद्र खोजा गया, तो अंटार्कटिका में छिद्र खोजा गया। कहां पर छिद्र खोजा गया, और 1989 में यह छिद्र खोजा गया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन में क्या है, छिद्र हो चुका है, जो अपने क्या है, नुकसानदायक। ओजोन कौन सी किरणों को रोकती है, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इतना ओजोन के बारे में याद रखना, कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना कि एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना कि ओजोन का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो डॉब्सन यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा, डॉब्सन यूनिट के द्वारा किया जाता है। ये याद रखना किसके द्वारा किया जाता है, डॉब्सन यूनिट के द्वारा। तो ओजोन के बारे में जितना भी करवाया, एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट मोस्ट बातें थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेशों के साथ मिलान करना है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेशों के साथ मिलान करना है, तो सबसे ज्यादा अपने बाढ़ आती है वो बिहार में आती है। बिहार में एक द्वीप याद रखना, मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप है, सॉरी असम में। असम में एक माजुली द्वीप है जो सबसे ज्यादा क्या है, हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। असम और बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में सबसे ज्यादा क्या आती है, बाढ़ आती है। तो बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया। भूकंप सदैव आपने बात करें तो मध्यवर्ती पूर्वी भारत में आते हैं, मध्य पूर्वी भारत में आते हैं सबसे ज्यादा। अपने बात करें तो चक्रवात कहां पर आते हैं, तो चक्रवात अब अपने बात करें तो हिमालय के गिरियाडवन क्षेत्र में। और सूखा कहां पर पड़ता है, तो झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा कि ए का 4 होगा, ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा और 1 होगा। तो 3 ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। ये याद रखना कि मांजुली द्वीप असम का जो हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है, जिसमें एक अच्छी फसल होती है जिसका नाम है दानवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मेटेरियल प्रोटोकॉल, अभी अभी बात की थी। मेटेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कि ओजोन परत के अवशेष जो संरक्षण के लिए जो अपनाया गया था वो कौन सा था, मेटेरियल प्रोटोकॉल था। कौन सा था, मेटेरियल प्रोटोकॉल था। और 1989 में इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1989 में इसे अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर संधि से संबंधित है भाई। रामसर संधि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रामसर संधि क्या है, बताना है भाई। रामसर संधि आपको पता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण में याद रखना कि रामसर है। तो याद रखना कि ईरान के रामसर में 2 फरवरी, कब, 2 फरवरी 1972 को रामसर आर्द्र भूमि, जितने भी विश्व में आर्द्र भूमि है उनको क्या है कि रामसर संधि में क्या है, एक संधि हुई थी देशों के बीच में। इनमें क्या है कि आर्द्र भूमि को सुरक्षित करने के लिए संबंधित है कोई किससे, तो ये रामसर संधि से संबंधित है। याद रखना कि भारत ने इस रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ये याद रखना, भारत ने 1982 में रामसर संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में भारत में याद रखना कि 2025 जनवरी तक 89 कितनी 89 रामसर साइट है। कितनी है, 89 क्या है, रामसर है साइट है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना। तो सबसे ज्यादा अपने पूछे तो सबसे ज्यादा अपने भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो तमिलनाडु में। सबसे अधिक कहां पर है, तो तमिलनाडु में। सबसे अधिक कहां पर है, तमिलनाडु में है। और 2 नंबर पर है कौन सा, यूपी है। सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी है। अभी अभी 4 नई रामसर साइट घोषित की है। याद रखना पहली कौन सी है, सकरा गुडोई। पहली है सकरा गुडोई, सकरा गुडोई। सकरा गुडोई याद रखना कि पक्षी अभयारण्य है। दूसरा याद रखना, दूसरा कौन सा है, तो थरथर गल। कौन सा है, थरथर गर्ल है। थरथर गल अभयारण्य है। ये भी कहां पर है, तो ये दोनों तमिलनाडु में। अभी अभी 4 जो साइटें घोषित की गई, जनवरी 2025 से पहले अपने 85 थी। अभी 4 नई नाम से साइट घोषित की है, जिसमें याद रखना तमिलनाडु की 2 है। कौन कौन सी, एक तो थरथर गल है, एक सुकुर गुडोई है। तीसरी याद रखना कि सिलिको पलरी है। कौन सी है, सिलिको पलरी है। खेचियो, सॉरी सिलिको नहीं, खेचियो पलरी। कौन सी है, खेचियो पलरी, खेचियो पलरी। खेचियो पलरी है। ये सिक्किम में क्या है, अभी एक वेटलैंड बना हुआ है सिक्किम में, ये है। तीसरी याद रखना उदवा झील। कौन सी झील है, उदवा झील। तो खेचियो पलरी जो वेटलैंड है वो कहां पर है, सिक्किम में है। और तीसरी कौन सी है, उदवा झील है। उदवा झील कहां पर है, झारखंड में। कहां पर है, झारखंड में। ये याद रखना कि 4 अभी अभी नई रामसर साइट घोषित की गई है। और भारत ने 1982 में क्या है, रामसर साइट पर इसकी क्या है, हस्ताक्षर किए थे। सबसे ज्यादा मैंने कहां पर बताया, तमिलनाडु में बताइए। तमिलनाडु में कितनी है, 20 है। और
कितनी है? 20 है। और यूपी में कितनी है? 10। 2 नंबर पर कौन सा है? 10 है। याद रखना कि राजस्थान में कौन सी है? तो राजस्थान में केवला देव। कौन सा है? केवला देव घना पक्षी विहार। ये भी क्या है? एक रामसर साइट है, घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया था? ये पहली बार घोषित किया गया था 1981-82 में। मतलब राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी थी? केवला देव घना पक्षी विहार था, जो एक रामसर साइट है था। दूसरी थी अपने बात करें तो सांबर झील। कौन सी थी? सांबर झील। याद रखना राजस्थान में सांबर झील भी क्या है? एक रामसर साइट घोषित है की गई है। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित है? तो बाढ़ से प्रभावित भारत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बाढ़ से प्रभावित अपने बात करें तो कौन सा हिस्सा है? तो मध्य पूर्वी है। कौन सा है? मध्य व निचला गंगा का मैदान है, ये क्या है? इसकी सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभावित है। और आपको पता है कि गंगा में बाढ़ को प्रभावित क्षेत्रों के लिए संरक्षण खोला गया और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अपनी बात करें तो भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको आंसर बताना है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय, तो इसकी पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। और याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये क्वेश्चन रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी पर खुला एक छिद्र है जिससे पिघलते हुए अचानक पदार्थ निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो भूप्रपट्टी पर एक खुला एक छिद्र है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है कि मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य 51% अधिक सूखा पड़ने पर क्या होता है? तो भयंकर सूखा होता है। क्या होता है? भयंकर सूखा। आपको बता दूं कि मौसम विज्ञान की 1972 के रिपोर्ट के अनुसार 1972 के रिपोर्ट के अनुसार याद रखना कि औसत सूखा 75% से अधिक और कुल वार्ष औसत वर्षा सॉरी औसत वर्षा 75% से कम तथा कुल वार्षिक वर्षा कुल वार्षिक वर्षा अगर 25% से कम है, उस क्षेत्र को क्या है? सूखा घोषित है किया गया है। ये याद रखना कब है? तो इस रिपोर्ट 1972 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी स्थान कहां पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी स्थान नीरी की बात कर रहा है। नीरी अपने भारत में कहां पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। नीरी कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरी याद रखना कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी स्थान कहां पर बना हुआ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट है कि हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावित कब हुआ? भी बताना है। हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी कब प्रभावित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी कब प्रभावित हुआ? तो अक्टूबर 2010 में प्रभावित हुआ था। 18 अक्टूबर। कब? 18 अक्टूबर 2010 में क्या है? प्रभावित है हुआ था। भारत ने अपनाया था। याद रखना इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ही देश थे जहां पर एनजीटी अपनाया गया था। और भारत तीसरा क्या है कि देश बन गया, सबसे संपन्न देश बन गया, सबसे शक्तिशाली देश बन गया कि जिसे क्या एनजीटी ने अपनाया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही था। और इसी के साथ भारत ने अपनाने के बाद दुनिया का तीसरा देश क्या है? सबसे जो एनजीटी विश्व पर्यावरण प्राधिकरण जो अपनाने वाला है, एनजीटी को अपनाने वाला तीसरा देश है बन चुका है। और इसका अपने मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? एनजीटी का मुख्यालय याद रखा नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है। और भारत द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। और किसके तहत? याद रखना अधिकरण अधिनियम, हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी क्या है? अपनाया गया। हरित अधिकरण
अधिनियम 2010 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है एनजीटी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि बाढ़ के दौरान कौन सा कार्य प्रमुखता से होता है, प्राथमिक होता है? भोजन का वितरित करना, लोगों को सुरक्षित करना, मुआवजा देना, जल निकासी होना। तो आपको पता है कि भोजन वितरित नहीं किया जाता, भोजन तो बाद में खा लेंगे, पहले जान बचनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो जलाशय का निर्माण होना चाहिए वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि जलाशय जहां पर होगी तो क्या है कि टेम्परेचर भी ठंडा पड़ेगा उस क्षेत्र का, तो सबसे ज्यादा वनाग्नि क्या है, इससे तकनीक से ज्यादा रुक सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में डिजास्टर रिस्पॉन्स एनडीआरएफ, नेशनल डिफेंस रिस्पॉन्स फोर्स, जिसको क्या है, कौन निर्देशित करता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित है किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट है कि कौन सा उपकरण भूकंप को रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ के बारे में मैंने बताया था। पैमाना किसके द्वारा, जो भूकंप की तीव्रता वो किसके द्वारा मापी जाती है? रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और कौन से चक्रवात आते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और याद रखना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां से आते हैं? तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर व दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर के मध्य जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो किस चक्रवात आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक होती है। प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी तट, सबसे ज्यादा जो प्रभावी है भारत का एरिया पूर्वी तट है, जिसमें 13 तटीय राज्य शामिल है। जितने भी 13 तटीय राज्य वो शामिल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना भी। चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी आपदा मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा है भी, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, ये आपको याद रखना, ये सभी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन औद्योगिक दुर्घटना ये क्या है, एक मानव निर्मित है आपदा है। सुनामी याद रखना कि सुनामी एक जापानी भाषा का संबंध है और जिसे टी सुनामी के द्वारा बना है। और यह सुनामी के बाद में याद रखना ये हाइड्रोलॉजिकल, कौन सी है? हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल याद रखना कि हाइड्रोलॉजिकल एक आपदा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें याद रखना, किसके बारे में? आपदा के बारे में याद रखना। ये थी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी अपने चर्चा की है। तो याद रखना कि जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन के साथ जुड़ना मत भूले, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है वो आपको वहीं पर प्रोवाइड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।